एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पहले क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट का आज मैं दूसरा वीडियो बनाने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने एक फर्स्ट वीडियो बनाया था जो कि मेरा वो इंट्रोडक्शन वीडियो था। आज मैं टॉपिक पे डिस्कस करने जा रही हूँ। ये मेरा क्लास 9th हिस्ट्री का सेकेंड वीडियो है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैं स्टार्ट करी। इन 1774, Louis XVI of the Bourbon family of king ascended the throne of France. 1714 में लुई 16 जो था ये फ्रांस पे राज करता था, बर्बन फ्रांस पे राज करता था। इसका फैमिली जो कि एसेंडेड, वो जो राजा बना, सिंहासन पे बैठा। कब बैठा? 1774 में। कौन बैठा? लुई 16 जो है फ्रांस का राजा बना। He was 20 years old and married to the Australian princess Mary Antoinette। और वह जब राजा बना था तो वो कितने ईयर्स का था? 20 ईयर्स का था। और उसकी शादी किससे हुई? ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस मैरी एंटोइनेट से हुई। अपॉन हिज एक्सेंशन द न्यू किंग फाउंड द इम्पेटी ट्रेजरी। और जब वो राजा बना था, जब वो न्यू किंग बना, फ्रांस का नया राजा बना, राज्याभिषेक हुआ उसका, तब उसने क्या पाया? उसने इम्पेटी ट्रेजरी पाया, यानी कि खाली खजाना पाया। खजाना खाली था। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार हैड ड्रेन्ड द फिनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस। और ये खजाना खाली क्यों था, कैसे था? तो इसका कारण ये था, जो फ्रांस में जो था लॉन्ग ईयर से, यानी कि बहुत सालों से जो है वॉर चल रहा था, जिसके कारण जो है फिनेंशियल जो था रिसोर्स था फ्रांस का ख़त्म हो गया था। Added to his was the cost of maintain is extravagant court the immense place of बरसाइल। अब देखिए, ये जो एक्स्ट्रावेजेंट था बरसाइल का, जो कि बहुत ज़्यादा था। आप लोगों ने बरसाइल जब कभी देखेंगे ना, पैलेस ऑफ बरसाइल जब कभी देखेंगे ना, तो देखिएगा ये कि बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर भी है। तो इसके मेंटेनेंस में तो स्वाभाविक है, जब बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है, तो मेंटेनेंस के लिए तो खर्च भी ज़्यादा पड़ेगा ना उसका। तो इस कारण जो था, इसमें भी उसको फ्रांस को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च था। अंडर लुइस 16, France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy। और लुइस 13 जो था अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस किया। किससे किया? अपने नज़दीकी कॉमन इनेमी से, पड़ोसी दुश्मन से। फ्रांस का पड़ोसी दुश्मन कौन था? ब्रिटेन था। और ब्रिटेन का दुश्मन कौन था? अमेरिका था। तो उस अमेरिका किससे लड़ाई कर रहा था? ब्रिटेन से कर रहा था, युद्ध कर रहा था। तो उसमें तो फ्रांस ने क्या किया? उसको हेल्प किया, जिसके कारण फ्रांस जो है और कर्ज में डूब गया। एक तो पहले से उसके ऊपर ट्रेजरी जो था खाली पड़ा ही हुआ था, और अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंट कराने में उसको मदद किया। इसके कारण वो जो भी था वो भी खाली हो गया। दिन बिलियन liberate to a debt that has already risen to more than 2 billion लिब्रे। और एक तो ऑलरेडी जो था 2 बिलियन लिब्रे जो था कर्ज फ्रांस पे था ही, फ्रांस को था ही। हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन ऑफ 13% इंटरेस्ट टू ऑन लोन्स। और वो जब वो क्या किया उसको, अब वो क्या किया, 10% जो था कर्ज का, मतलब 10% जो 2% था, वो 10% इंटरेस्ट से मांग करने लगा। सो द फ्रांस गवर्नमेंट ऑब्लाइज टू स्पेंड एन इंक्रीजमेंट परसेंटेज ऑफ इट्स बजट टू इंटरेस्ट पेमेंट एलोन। अब जो था फ्रांस इस खर्च को, इस बढ़ते खर्च को फ्रांस जो था खर्च करने में क्या था? असमर्थ था। अकेले उससे ये नहीं हो रहा था। टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस
such as the cost of maintaining an army, the court running government office ऑफ यूनिवर्सिटी। और ये जो था कोर्ट का जो खर्च था, आर्मी का जो था, यूनिवर्सिटी का जो था, ये फ्रांस का जो था ये नियमित खर्च पूरा करने में असमर्थ था, वो उससे नहीं हो रहा था। द स्टेट वॉज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेज। अब वो क्या किया, राज्य को टैक्स देने के लिए फोर्स किया, राज्यों से टैक्स मांगना शुरू किया। येट इवन द मेजर ओल्ड would not has sufficed. French society as the 18th century was divided into 3 states. अब वो क्या किया, फ्रांस जो था फ्रांस सरकार ने 3 स्टेट में जो क्या किया, डिवाइड किया। किस लिए, टैक्स देने के लिए, टैक्स लेने के लिए जो है वो 3 स्टेट में डिवाइड किया। अब देखिए यहाँ पे आइए आप लोग, यहाँ पे दिख रहा होगा ये देखिए फर्स्ट स्टेट जो है, ये फर्स्ट स्टेट जो है ये कलरगी इसको बोलते हैं पादरी वर्ग में ये आते हैं। सेकेंड स्टेट जो होता है वो होता है नोबल्टी आते हैं कुलीन वर्ग में। और ये थर्ड स्टेट जो है इसमें बिजनेसमैन मर्चेंट पीजेंट, आर्टिसियन, स्मॉल पीजेंट, लैंडर, लेबर, ये सभी जो है थर्ड स्टेट में आते हैं। तो ये आप लोगों को याद करना ज़रूरी है, ये क्वेश्चन में भी आते हैं। कितने स्टेट में फ्रांस ने डिवाइड किया था, तो 3 स्टेट में। फर्स्ट स्टेट कलरगी, सेकेंड स्टेट नोवेल्टी एंड थर्ड स्टेट जो था वो ये सारे उसमें आते थे, पीजेंट, स्मॉल पीजेंट, लैंडर, बिजनेसमैन, ये जो था मतलब जो भी था ये सब किस में आते थे, थर्ड स्टेट में आते थे। ओके, अब हम लोग आगे इधर देखिए। अब फिर यहाँ आ जाइए, द सोसाइटी ऑफ स्टेट। अब यहाँ द सोसाइटी ऑफ स्टेट वाज पार्ट द फ्यूडल सिस्टम, द मिडिल एज, द टर्म ओल्ड रिमाइज ऑफ यूजली यूज एट द सोसाइटी इंस्टीट्यूशन फ्रांस बिफोर 1789। अब जो है फ्रांस को 3 स्टेट में कब डिवाइड किया गया, 18th सेंचुरी में। कब, 1789। फ्रांस का वॉर कब हुआ था, युद्ध कब हुआ था, तो 1789 में हुआ था, 1789 में हुआ था। अब आगे हम लोग फिगर टू में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट इन फ्रांस सोसाइटी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीजेंट मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। अब देखिए उस समय जो था फ्रांस में जो उस समय सारे जितने लोग थे उसमें जो क्या था, 90% लोग क्या थे, किसान थे। हाउएवर ओनली 90% जो लोग थे वो क्या थे, जो लोग थे वो क्या थे, किसान थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दिख रहा है आप लोगों को, ये देखिए 90 उस समय जो फ्रांस की जो आबादी थी उसमें जो था 90% जो लोग थे वो क्या थे, किसान थे। हाउएवर ओनली स्मॉल नंबर ऑफ देन ऑन अ लैंड देन कल्टिवेटेड। अब देखिए उस समय जो ज़मीन की जो जिनका लैंड था वो जो था बहुत कम ही लोग थे जिनके पास अपना लैंड था। 60% about 60% of the land was on noble church other they are members of the third state। और 60% जो लैंड था वो चर्च नोबेलिटी का था। थर्ड स्टेट के जो मेंबर थे वो थर्ड स्टेट में भी जो अमीर मेंबर थे 60% में थे चर्च, 60% में थे चर्च, नोवेल्टी और थर्ड स्टेट के। ये देखिए
थर्ड स्टेट 60% में थे चर्च, नोबल्टी और थर्ड स्टेट के लोग के जो अमीर मेंबर थे वो 60% लोग आते थे। द मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट दैट द कलरगी एंड द नोबल्टी, और द टू स्टेट जो थे सो कलरगी थे और मेंबर, तो दो स्टेट के जो मेंबर थे वो क्या थे, कलरगी थे और नोबल्टी, जो इंजॉयड द सर्टेन प्रिविलेज बाय द सर्टेन प्रिविलेज enjoy privileged birth. The most important that was expansion from paying taxes the state। और ये जो क्या था प्रिविलेज बर्थ जो था वो उस पर ये लोग क्या करते थे, इंजॉय करते थे। जैसे कि फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, फ्यूडल सिस्टम होता है ज़मींदारी जिसको बोलते हैं, जिसके ज़मींदारी जो लोग होता है उसको बोलते हैं फ्यूडल सिस्टम। तो जो ज़मींदार, प्रिविलेज बाय बर्थ का मतलब जो ज़मींदार है तो उसकी जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो भी ज़मींदार ही होंगे, उसके पास भी फ्यूडल सिस्टम होगा, उसके पास भी बहुत लैंड होगा अपना। The noble further enjoyed feudal privileges that include feudal dues with the extension from the peasant. Peasants were obliged to render service of the road, work, house and field to serve in the army, participate in building roads। और जो peasant थे वो लोग अपना काम करते थे, फार्मर थे वो लोग उनके लैंड में काम करते थे। किसके लैंड में, जो कलरगी थे उनका पास अपना लैंड होता था, उनके लैंड में काम करते थे और उनको मजदूरी दिया जाता था। वह रोड वगैरह जो था, लेबर सर्वेंट लोग जो था, लेबर था वो लोग रोड बनाता था, आर्मी जो था वो सभी अपना काम करने में बात थे। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ द टेक्स्ट कॉल्ड टिथ्स फ्रॉम द पीजेंट्स। अब टिथ्स का मतलब क्या होता है, चर्च में पे किए जाने वाला टैक्स। टिथ का देखिए यहाँ देखिए टिथ का मतलब होता है, यहाँ देखिए चर्च में पे किए जाने वाले टैक्स होता है। तो ये जो था क्या कहते हैं, पीजेंट जो था वो लोग मतलब क्या करते थे, चर्च में टैक्स पे करते थे। एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट टू पे टैक्स द स्टेट देयर इंक्लूड डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टैक्स। अब देखिए कुछ डायरेक्ट थर्ड स्टेट लोगों को जो था कुछ डायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ता था, जिसको टाइले बोलते हैं, टीले बोलते हैं। जो टीले में जो होता था वो गवर्नमेंट को देने वाला टैक्स था। और जो इसमें क्या कर, जो टैक्स किसको देना पड़ता, थर्ड स्टेट को देना पड़ता था। और इसमें कुछ बहुत से ऐसा जो था वो इनडायरेक्ट टैक्स था। व्हेन वी लिव्ड आर्टिकल्स एवरी डे, देखिए जैसे कि बर्बर फिनेंसिंग एक्टिविटी जैसे थ्रो टैक्स बॉन द थर्ड स्टेट। और ये सारे जैसे ब्रेड हुआ, साल्ट हुआ, ये सब पर जो कुछ टैक्स था वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ता था। ओके बाय बाय। आज का ये हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। हमारा दूसरे टॉपिक का तीसरा वीडियो जल्द ही आने वाला है। ओके बाय बाय।